आज से मैं लुसेंट को शुरू कर रहा हूँ। ये लुसेंट सभी प्रतियोगिता परीक्षा, अगर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को, तो वहाँ के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उन सभी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो लुसेंट को पढ़ते ही हैं। उनके जो भी उनके पास आपको लुसेंट की ये जो गाइड है वो मिल ही जाएगी। तो हम लुसेंट को शुरू करते हैं और लुसेंट में जो भी अलग अलग सेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, उन सबको देखेंगे एक एक करके, और लुसेंट में जो तथ्य दिए गए हैं उसको देखेंगे, और उस तथ्यों से जुड़े अगर कोई और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो इसमें नहीं दिए गए हैं उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें जो भी चीज़ दी गई है उससे जुड़ी जो थोड़ी बहुत अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट है, उसको भी हम उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम लुसेंट के जो पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को हम शुरू कर रहे हैं। यह है इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हम शुरू कर रहे हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता है, अगर आप अपने हाथ में, आप अपने पास इस गाइड को रखें तो समझने में और आपको आसानी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता से पहली जो इसमें जानकारी दी गई है वह है इसके समय या इसकी अवधि, इसके समय कालखंड को लेकर के, कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है। तो कालखंड को लेकर के जो पहली जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि रेडियो कार्बन जो पद्धति है उसके आधार पर जो इसके कालखंड का निर्धारण हुआ है वो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसका कालखंड यहाँ दिया गया है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। 2400 से 1700 ईसा पूर्व इसका कालखंड निर्धारित किया गया है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है, 2400 से 1700 ईसा पूर्व है। और ये रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो वैज्ञानिक विश्लेषण है प्राचीन समय के काल निर्धारण का, उसके आधार पर ये 2400 से 1700 ईसा पूर्व इसमें दिया गया है। तो पहला इसका कार्यकाल हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। आगे दिया गया है सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इसमें लिखा है सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। इसमें बस एक लाइन यही लिखा है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो थोड़ा हम इसको विस्तार में जाते हैं, थोड़ा सा और देते हैं सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में। तो इसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज का मतलब क्या है, और ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज कब की। तो ये खोज हुई 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। अब इसको खोज का क्या मतलब हुआ, तो सिंधु सभ्यता के विषय में हमें 1921 ईस्वी से पहले हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। 1921 ईस्वी से पहले यही माना जाता था कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है या वैदिक संस्कृति है, उसी को सबसे प्राचीन सभ्यता या संस्कृति माना जाता था। वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को ही सबसे प्राचीन ऐतिहासिक काल माना जाता था। लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वर्तमान पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में, वर्तमान पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की, और इस खुदाई से ही एक प्राचीन सभ्यता के विषय में जानकारी सबसे पहले दुनिया के सामने आई। हालांकि ये जो हड़प्पा स्थल है इसके बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसर्न नामक व्यक्ति ने दी थी। चार्ल्स मैसर्न नामक व्यक्ति ने 1826 ईस्वी में दी थी।
चार्ल्स मैसर ने सबसे पहले 1826 में हड़प्पा में एक टीला को देखा था। टीला होता है एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र जिसमें किसी प्राचीन काल के बस्ती के अवशेष दबे हुए हो। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसर ने हड़प्पा नामक स्थल पर इस टीले को देखा, लेकिन चार्ल्स मैसर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बस्ती से जुड़े हुए चीज है। वो ये बताया चार्ल्स मैसर कि ये एक बस्ती, प्राचीन बस्ती है और यहाँ पे सिकंदर के समय की बस्ती है। सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, कब? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो चार्ल्स मैसर ने बताया कि ये 326 ईसा पूर्व की एक प्राचीन बस्ती है। वो भी ये नहीं समझ पाया कि ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की कोई बस्ती है जो जिसका कालखंड 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच का है। उसके बाद 1853 ईस्वी में 1853 में एक और व्यक्ति ने इस टीले का अध्ययन टीले को समझने की कोशिश किया था। उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा और उसने भी ये बताया कि ये कोई प्राचीन बस्ती है, लेकिन वो ये बताया कि ये जो बस्ती है इसको विदेश से आए हुए कुछ लोगों ने बसाया था। तो इस तरह प्रारंभ में चार्ल्स मैसर ने इस हड़प्पा सभ्यता की जगह हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन बस्ती की पहचान की, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती है। सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में ये बताया, हड़प्पा स्थल जो है उसकी खुदाई की और वहाँ पे जो उनको खुदाई में जो अवशेष मिले प्राचीन मानव के द्वारा, उस कालखंड के मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए जो अलग-अलग चीज़ें मिली वहाँ खुदाई में, उसके आधार पर पहली बार ये दुनिया के सामने आई कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और हड़प्पा की खुदाई हुई। तो ये एक बात है। आगे इसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। अब देखिए इसमें हिंदी में जो लिखा है वो तो गलत लिखा है, लेकिन इंग्लिश में यह इसके बगल में ही लिखा प्रोटो हिस्टोरिक। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो प्राक ऐतिहासिक में नहीं आता है, ये इंग्लिश में सही लिखा है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है आद ऐतिहासिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक। दरअसल क्या है कि सब जो इतिहास है, अतीत की जो जानकारी है, उस जानकारी में जो भी जिस कालखंड की जानकारी हमें लिखित स्रोत के आधार पर मिलती है, तो लिखित स्रोत को आधार बना करके इस जो प्राचीन इतिहास है उसको 3 हिस्सों में बाँटा जाता है। लिखित स्रोत को आधार बना करके प्राचीन इतिहास को 3 हिस्सों में बाँटा जाता है। एक आपका माना जाता है प्राक इतिहास, प्राक इतिहास। एक बांटा जाता है आपका आद इतिहास, आद ऐतिहास, ऐतिहास, आद इतिहास। और एक आपका माना जाता है इतिहास, इतिहास। तो जो प्राक इतिहास है यह मानव सभ्यता का या मानव इतिहास का वो काल है जिसके बारे में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। प्राक इतिहास वो काल है जिसके बारे में कोई लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन आद्य इतिहास वो काल है जिसके बारे में, और प्राक इतिहास में अंतर्गत आपको क्या आता है? प्राक इतिहास में आता है आपका पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल आपका किस में आता है? प्राक इतिहास में आता है। और आद्य इतिहास क्या है? आद्य इतिहास मानव सभ्यता का वो काल है जिसके बारे में हमारे पास लिखित विवरण उपलब्ध तो है, लेकिन हम उस लिखित विवरण को पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उसकी लिपि को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसकी लिपि को हम समझ हमारे पास अभी विकसित नहीं हो पाई है। इसीलिए हम आद्य इतिहास के जो लिखित साक्ष्य है उसके पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उसके लिखित साक्ष्य का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आद्य इतिहास में आपका आता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता इसी में आता है, आद्य इतिहास में। और इतिहास में कौन आता है? इतिहास में वो कालखंड आता है जिसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो भी कालखंड है वो सब इतिहास के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक मतलब हुआ
कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद इसमें लिखा है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ व भूमध्य सागरीय थे। दरअसल यहाँ होगा इस सभ्यता के मुख्य निर्माता, इस सभ्यता के मुख्य निर्माता, इस सभ्यता के मुख्य निर्माता, मुख्य निर्माता जो थे, मुख्य निर्माता वो थे आपका भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय और द्रविड़, भूमध्य सागरीय और द्रविड़ इस सभ्यता के मुख्य निर्माता थे। भूमध्य सागरीय और द्रविड़ इस सभ्यता के मुख्य निर्माता थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मानव, कोई भी मानव जो होता है, तो आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देश के मानव के जो लंबाई होता है, या उसके बाल की जो बनावट होती है, या उसकी आंखों की बनावट होता है, आकार प्रकार होता है, नाक होता है, ये सब अलग अलग तरह का होता है। जैसे भारत के भीतर ही देखेंगे तो भारत में जो आपको उत्तर पूर्वी भारत जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड के जो लोग हैं, उनके जो कद काठी है, उनके बाल की जो बनावट है, उनके नाक आंख की जो बनावट है, वो हमारे इधर उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं उनसे अलग है। तो ये जो शरीर का बनावट होता है, उसके विभिन्न अंगों की बनावट जो होती है, वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अलग अलग तरह का होता है। तो इसी के आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। एक जो प्रजाति होती है उसके शरीर का, एक प्रजाति जो होती है उसके शरीर का ये सारा बनावट एक समान होता है, उसकी कद की लंबाई और सब कुछ लगभग लगभग बराबर होता है। और जो और इस तरह अलग अलग प्रजातियों के जो कद है, या बाल की बनावट है, या आँख की जो है आकृति है, या नाक है, ये सब कुछ एक प्रजाति का एक समान होता है और एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से अलग अलग होता है। तो इस आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग रहते थे। एक आपको थे भूमध्य सागरीय, एक थे द्रविड़, और एक थे आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और एक थे मंगोलाइड, मंगोलाइड, मंगोलाइड। ये 4 प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। 4 प्रजाति कौन कौन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय और द्रविड़। लेकिन इसमें भी इनकी संख्या सबसे अधिक थी, भूमध्य सागरीय और द्रविड़। और इन दोनों में भी, भूमध्य सागरीय और द्रविड़ में भी, भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी इनकी संख्या सबसे अधिक थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय और द्रविड़ को ही माना जाता है। और इस दोनों में से कोई एक चूज करना हो तो आप भूमध्य सागरीय को चूज करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे सूतका गेंडोर था। सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, ये हमें बांट लिए, ये उत्तरी है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूरब। तो कह रहा है कि सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है वो दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे सूतका गेंडोर था, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर ये स्थल है। तो सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है दास्क नदी के किनारे सूतका गेंडोर, और ये सूतका गेंडोर कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उसके अलावा सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल हिंदन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और पूरब में इसका सर्वाधिक पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, ये आपको मेरठ में है, मेरठ, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और आलमगीरपुर किस नदी, हिंडन नदी के किनारे है। किसके किनारे है, हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इसका सबसे उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पे मादा है, मादा। सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन है, मांदा सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल है। सर्वाधिक उत्तरी है मांदा, ये है चिनाब नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पे, और ये कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में है। और सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल कहा जा रहा है दाइमाबाद है,
गोदावरी नदी के तट पे है। सर्वाधिक दाइमाबाद, दाइमाबाद, दाइमाबाद। और ये दाइमाबाद कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पे लिखा है, गोदावरी नदी के तट पे। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब जरा हम इसको समझते हैं। सर्वाधिक पश्चिमी पूरास्थल, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो लगभग 12, वो एक त्रिभुज के आकार में 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कुल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। और इस सभ्यता के अंतर्गत वर्तमान के भारत के अगर आप देखें तो आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके ये वर्तमान भारत के हो गए पंजाब, और वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस पूरे क्षेत्र में ये सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्षेत्र बनता था वो लगभग त्रिभुज के आकार का क्षेत्र बनता था। और इसकी कुल क्षेत्रफल इसका जो था वो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि इस जो ये पूरा जो क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सबसे उत्तरी स्थल जो था, सबसे उत्तरी स्थल ये मांदा था। और मांदा किस नदी? चिनाब नदी के किनारे है। और ये कहाँ है? ये वर्तमान के जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी स्थल कौन है? दाइमाबाद था। और दाइमाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है और गोदावरी नदी के तट पे है। सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुदका गेंडोर, दास्क नदी के किनारे, और एक क्या है? वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और सर्वाधिक पूर्वी स्थल कहाँ? आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, और एक कहाँ है? मेरठ में। तो ये इसका क्षेत्रीय विस्तार था। अब इसमें लिखा है कि सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगर सभ्यता थी। और सैंधव सभ्यता के प्राप्त परिपक्व स्थल वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। यानी बड़े नगर जो थे यहाँ वो 6 थे। वो कौन कौन थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी एवं कालीबंगन, ये 6 बड़े नगर थे। आगे लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। अभी आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं कि प्राचीन सभ्यता है और अलग अलग स्थलों की खुदाई हुई, उसी के बाद इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। तो अभी तक लगभग 1400 स्थलों की पहचान हुई है। इस सभ्यता से जुड़े लगभग 1400 स्थलों की पहचान हुई है। और इन 1400 स्थलों में लगभग 300 स्थलों की अच्छे से खुदाई हुई है। वहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुए हैं उसका अध्ययन हुआ है, और उसी अध्ययन के आधार पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे लिखा है कि लोथल एवं सुरकोटदा, इसमें लिखा सुरकोटदा, हालांकि सही होगा सुरकोटदा। तो लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। अब लोथल और सुरकोटदा कहाँ है? लोथल और सुरकोटदा आपका गुजरात में है, और गुजरात में है, और कहा जा रहा है कि ये बंदरगाह नगर था। तो गुजरात आप जानते हैं कि एक उस समय में एक समुद्र तट के किनारे स्थित था, और ये एक बंदरगाह नगर है। ठीक है। तो गुजरात में जो ये 2 बंदरगाह था, लोथल और सुरकोटदा, तो इसका क्या मतलब था? इस बंदरगाह से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग थे वो समुद्र और जल मार्ग का इस्तेमाल करते थे। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे? इसका इस्तेमाल वो आवागमन के लिए भी करते थे और व्यापार के लिए करते थे। और व्यापार किसके साथ ये स्थापित करते थे? उस समय में इनका व्यापार, विदेशी व्यापार ईरान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ था। तो ये जो बंदरगाह थे हड़प्पा सभ्यता में 2, लोथल और सुरकोटदा, और यहाँ 2 बंदरगाह थे लोथल और सुरकोटदा में, और इसी बंदरगाह के माध्यम से ईरान और मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्र के साथ इनका व्यापारिक संबंध स्थापित होता था। आगे लिखा है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत मतलब खेत की जो जुताई होती थी पहले हल से, उसके साक्ष्य, और 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 आपका नक्काशीदार ईंट जो नक्काशी किया हुआ ईंट है, जिसके विभिन्न प्रकार के नक्काशीदार मतलब आकृतियां बनाई जाती थी,
तो ये नक्काशीदार ईंटें और जूते जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ? कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे और ये जो जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, इससे ये तो जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ के लोग हल का इस्तेमाल करते थे खेती में। लेकिन चूंकि हल की कोई हल साक्ष्य के रूप में नहीं मिला है। एक बनवाली से, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित स्थल है, वहां से मिट्टी के खिलौना रूपी हल की आकृति मिली है। बनवाली जो हरियाणा के हिसार जिले में है, वहां से मिट्टी की एक हल की एक खिलौना रूपी हल की आकृति मिली है। लेकिन हल जो इस्तेमाल होता था वो कहीं से साक्ष्य में नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी अगर किसी क्षेत्र में हल से खेती की गई रही होगी, तो यहाँ से उसके चिन्ह प्राप्त हुए हैं, मतलब चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नक्काशीदार ईंट का प्रयोग, तो नक्काशीदार ईंट मिले, इसका मतलब ये भी हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने विभिन्न भवन निर्माण और अलग अलग कार्यों में नक्काशीदार ईंटे का प्रयोग किया करते थे। आगे लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सधप सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग अलग तरह के इमारतों का निर्माण करते थे, अलग अलग तरह के चीजों का निर्माण करते थे, तो उसमें मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से इस एक स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो आपका वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है और ये सिंधु नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। जैसे हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा स्थल की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, उसी तरह मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और इसी मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक विशाल स्नानागार बना हुआ है जिसके चारों तरफ ईंट की सीढ़ियां बनी हुई है। तो ये बताया जाता है कि ये जो विशाल स्नानागार है, इसका इस्तेमाल एक स्नान कुंड के रूप में होता था। धार्मिक कोई धार्मिक कार्य करने से पहले लोग उसी स्नानागार में स्नान करते थे और उसके बाद वो धार्मिक जो उनका प्रतिष्ठान होता था उसमें वो हिस्सेदारी करते थे। तो जो सबसे बड़ी इमारत के रूप में प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। उसके नीचे लिखा है सिंधु काल में विदेशी व्यापार। अब सिंधु काल के जो विदेशी व्यापार है उसमें एक तरफ लिखा है आयातित वस्तुएं और दूसरी तरफ लिखा है प्रदेश। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो चीज आयात करते थे, अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र से जो चीज मंगाते थे आयात करके, उसके बारे में दी गई है। तो इसमें लिखा है तांबा कहाँ कहाँ से आता था? तांबा आता था खेतरी से। खेतरी राजस्थान में आज भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतरी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। तांबा कहाँ कहाँ से आता था? खेतरी से, बलूचिस्तान से और ओमान से। चांदी कहाँ से आता था? चांदी आता था अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना कहाँ से आता था? सोना आता था कर्नाटक से। कर्नाटक का कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो सोना आता था कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से। सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टीन कहाँ से आता था? टीना आता था अफगानिस्तान और ईरान से। उसके बाद गोमेद, गोमेद कहाँ से आता था? सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में स्थित है। लाजवर्द, लाजवर्द कहाँ से आता था? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया आप जानते हैं, जिसको हम वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं। और सीसा कहाँ से आता था? ईरान से आता था। तो हम इसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो ज्यादातर सामान है वो दो जगहों से आते थे, अफगानिस्तान से और ईरान से। इसके अलावा मेसोपोटामिया से लाजवर्द मनी आता था, एक कीमती धातु होता था।
तो ये इससे व्यापार से जो स्थल आता जो व्यापार से जो आयात से जो सामान मंगाया जाता था। उसके अलावा लिखा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। आगे लिखा है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए, यानी अग्निकुंड के साक्ष्य अग्नि के कुंड अग्निकुंड 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 अग्नि के कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा कालीबंगा कालीबंगा। अब लोथल कहाँ है? लोथल जो स्थल है वो गुजरात में है, और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। तो लोथल स्थल गुजरात में है, लोथल ये भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से लोथल और कालीबंगा से अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी अग्नि प्रज्वलित करने वाले कुंड बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में। इससे इसकी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। आगे लिखा है कि हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक सील मतलब मोहर प्राप्त हुआ है। मोहर कुछ इस तरह के आकार के मोहर, इस तरह का आकार का एक मोहर प्राप्त हुआ है। उस पर एक 3 मुख वाले देवता है, उस पर एक 3 मुख वाले देवता अंकित है, 3 मुख वाले देवता अंकित है, और उसको पशुपतिनाथ इसमें लिखा है कि 3 मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली है, और उसके चारों ओर 4 जानवर विराजमान है। कौन कौन है? हाथी है, गैंडा है, चीता है एवं भैंसा है। तो ये आप याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर एक योगी यानी 3 मुख वाले देवता की मूर्ति है, 3 मुख वाले देवता अंकित है, और उसके चारों ओर 4 जानवर हैं, हाथी है, गैंडा है, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इससे यह भी पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा इन 4 जानवरों की जानकारी थी, क्योंकि इसी में से आपको पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस जानवर की जानकारी नहीं थी। तो आप याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, या पूछ दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु को नहीं पालते थे। तो आप याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा को नहीं पालते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर को नहीं पालते थे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता इन सब जानवरों को पालते थे, लेकिन घोड़े को नहीं पालते थे और शेर को नहीं पालते थे। ये याद रखिएगा। आगे लिखा है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, यानी एक कांसा से बनी हुई मूर्ति मिली है जो कि एक नर्तकी की है, एक नृत्य करती हुई अवस्था की एक मूर्ति मिली है। एक नर्तकी जो महिला नृत्य करती है उसकी एक मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, और ये कांस्य की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से मिली है और ये कांस्य की बनी हुई है। कांस्य की बनी हुई है। कांसा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही पहली बार एक मिश्र धातु तैयार किया था इतिहास में, उसका नाम है कांसा। और कांसा किसको किसको मिला करके तैयार किया गया था? टीना और तांबा। टीना और तांबा को मिला करके ही कांसा तैयार किया जाता था, और पहली बार ये मिश्र धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही तैयार किया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे लिखा है हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, यानी हड़प्पा से जो मोहरें मिलती हैं, मोहर, उस पर सबसे अधिक किसका चित्र खुदा हुआ है? तो एक सिंह वाले पशु का, एक सिंह वाले पशु का चित्र खुदा हुआ है। आगे लिखा है मनका बनाने का कारखाना लोथल एवं चन्हूदरों में मिले हैं। मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? लोथल एवं चन्हूदरों में। लोथल एवं चन्हूदरों में मनका बनाने का कारखाना मिला है। और ये चन्हूदरों कहाँ है?
चन्हू दर्रो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही ये चन्हू दर्रो नामक स्थल वर्तमान में स्थित है। और वहीं से क्या मिला है, लोथल एवं चन्हू दर्रो से मनका बनाने का कारखाना लोथल एवं चन्हू दर्रो से मिला है। ये पूछा जाता है कि मनका बनाने का कारखाना सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो है लोथल एवं चन्हू दर्रो। और मनका क्या होता था, जैसे एक छोटा सा गोला सामान होता था जिसको धागे में लगा करके और माला तैयार किया जाता था। जैसे कोई माला इस तरह का होता है, इस तरह का माला हुआ, तो इसमें इस तरह के चीजों को लगा करके ये माला बनाया जाता था, ये माला बनाया जाता था। यही था मनका, यही मनका था। इस तरह का जो माला बनाया जाता था वही क्या था, मनका था। आगे लिखा है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हाँ, तो सिंधु सभ्यता की जिस लिपि के बारे में हमने पहले पढ़ा कि जिसको हम लिख पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी और वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और वर्तमान में हम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं बाएं से दाएं ओर। लेकिन हम बाएं से दाएं ओर लिखते हैं और हम जिस जिस जैसे लिखते हैं इसके ठीक उल्टा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दाएं से बाएं ओर लिखते थे। आगे है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति बनाई थी। ग्रिड पद्धति क्या होती थी, नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति, तो ये ग्रिड पद्धति क्या है, ग्रिड पद्धति देखिए ये इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के में क्या होता था, इस तरीके से सड़कें बनी होती थी, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में और सड़कें बनी हुई होती थी। और इसी सड़क ये ऐसे 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 यही ग्रिड प्रणाली हुआ और इसी के चारों ओर घर बने हुए होते थे। इसी के तरफ इस तरह घर बने हुए होते थे, यहाँ 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 यहाँ। इसी को ग्रिड प्रणाली कहा जाता है, इसी को ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगर तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़ों की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी हम वर्तमान में जब हम लोग अपना घर बनाते हैं तो हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि अपने घर का मुख्य दरवाजा जो है वो मुख्य सड़क की ओर खोल करके रखें। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके ठीक विपरीत अपने घर के मुख्य दरवाजा जो है मुख्य सड़क की ओर नहीं खोलकर बल्कि घर के पीछे वाले हिस्से पीछे की तरफ खोलते थे। और इसका एक अपवाद था लोथल। लोथल क्या था, लोथल नगर इसका अपवाद था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले होते थे। लोथल नगर के जो घर थे उसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले होते थे, लेकिन बाकी जो भी नगर थे उसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं होते थे। आगे लिखा है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग खेती का कार्य करते थे और खेती का कार्य कब होता था, सिंधु घाटी सभ्यता एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, सिंधु नदी के किनारे का क्षेत्र था, तो हर वर्ष बाढ़ आता था और बाढ़ नवंबर के महीने तक वापस हो जाता था। तो नवंबर के महीने में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने खेती के लिए बुआई कर देते थे और अप्रैल तक आते आते उसको काट लेते थे। कुल 9 प्रकार के फसल वो उपजाते थे। 9 प्रकार का फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 9 प्रकार के फसल उपजाते थे, लेकिन उन 9 में भी गेहूं और जौ की प्रधानता थी। गेहूं और जौ ही उनका मुख्य फसल था। इसके अलावा एक और चीज जानिए, ये जो 9 फसल थे इसमें से एक कपास भी था और कपास उपजाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही विश्व में जाता है। यानी विश्व में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कपास की खेती शुरू की थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नवंबर के महीने में अपने फसलों की बुआई कर देते थे, अप्रैल के महीने में फसल को काट लेते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुल 9 प्रकार के फसल की खेती करते थे, लेकिन उनका मुख्य फसल गेहूं और जौ था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार कपास की खेती शुरू की थी। उसके आगे लिखा है सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद मध का प्रयोग करते थे। हाँ, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। हमने आपको बताया था
कि बनवाली जो हरियाणा के हिसार जिला में है, वहीं से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, यानी एक मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना मिला है, हल खिलौना मिला है बनवाली से। उसके अलावा लिखा है रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हमने आपको बताया कि 9 प्रकार के फसल उपजाते थे। मुख्य फसल गेहूं और जौ था, लेकिन गेहूं और जौ के अलावा और भी जो फसल उपजाते थे उसमें चावल था, लेकिन चावल की प्रधानता नहीं थी। सिर्फ 2 ही स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हुए, वो भी गुजरात में दोनों स्थल स्थित है, लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर ये दोनों गुजरात में स्थित है और यहीं से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता था, उसमें गुजरात के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वही केवल चावल की खेती करते थे। अब इसके ऊपर दिया है कि सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। यानी घोड़ा का जो हड्डी अस्थि पंजर मिला वो कहाँ कहाँ से मिला है? सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और लोथल ये भी राजस्थान में स्थित है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सिंधु सभ्यता के ऊपर स्थल से मिले, यानी सिंधु सभ्यता का जो स्थल की खुदाई हुई है उसमें सबसे ऊपर वाले हिस्से में ही ये हड्डी थे। तो ऐसा इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा नहीं पालते थे, बल्कि ये घोड़ा कहीं बाहर से आया था। जैसा कि बाद में भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ और आर्यों का सबसे प्रिय जो पशु था वो घोड़ा था, तो बताया जाता है कि बाहर के लोग आए, उन्हीं के घोड़ा थे, उन्हीं के मरे हुए घोड़े के हड्डी और अस्थि पंजर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा नहीं पालते थे। तो ये घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। आगे लिखा है तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में थी। संदर्भ सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सीधा सी बात, इसमें कुछ समझाना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता वाले के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाले बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। आगे लिखा है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेलूहा एक शब्द आ गया, मेलूहा, मेलूहा, मेलूहा। अब ये देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहाँ की सभ्यता के जो लेख मिले हैं उस लेख में मेलूहा शब्द का इस्तेमाल है और उसमें लिखा है कि मेलूहा के साथ मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध था। तो ये मेलूहा क्या है? सिंधु सभ्यता का ही प्राचीन नाम मेलूहा है। सिंधु सभ्यता का ही प्राचीन नाम मेलूहा है। और तो इससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोगों के का सिंधु सभ्यता के लोगों के साथ संबंध था और यह व्यापारिक संबंध था। तो मेसोपोटामिया के जो लेख है उसमें सिंधु सभ्यता के लिए मेलूहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आगे लिखा है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथ में था। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति में शासन व्यवस्था का क्या स्वरूप था, इसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ व्यापारियों का शासन था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की प्रधानता थी, व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वणिक वर्ग के हाथ में था, कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था था, कुछ विद्वान मानते हैं कि वहाँ पुरोहितों के हाथ में शासन था। लेकिन ये लुसेंट में ये लिखा है कि संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। आगे लिखा है पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिग्गट, पिग्गट एक विद्वान है। पिग्गट, पिग्गट, पिग्गट एक विद्वान व्यक्ति रहे। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक सिंधु सभ्यता के जुड़वा राजधानी के रूप में चिन्हित किया है, पिग्गट महोदय ने। आगे लिखा है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के कुछ धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी यहाँ दी गई है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे, शिव की पूजा करते थे और लिंग पूजा का सबसे
की पहली जानकारी हड़प्पा सभ्यता से ही मिलती है। इसके अलावा इसमें लिखा है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो सिंधु सभ्यता से वो चिन्ह प्राप्त होता है, यानी सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया और उससे सूर्य की उपासना का जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इसमें लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे कुंवर वाले जो सांड होते थे उसकी पूजा करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, उर्वरता की देवी की पूजा किया करते थे, इस तरह के अलग अलग चीज़ों की पूजा करते थे। लेकिन यज्ञ वेदी यज्ञ अग्निकुंड भी मिला है, लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड हमने आपको बताया कि ये विशेष प्रिय जानवर था। स्त्री मृण मूर्तियों की अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृ सतात्मक था। अब सिंधु सभ्यता से खुदाई में मिट्टी से बनी हुई महिला की मूर्ति बहुत अधिक मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हमने आपको पहले बताया सिंधु सभ्यता के लोग पहली बार कपास की खेती करते थे, कपास से सूती वस्त्र बनता था। इसके अलावा ऊनी वस्त्र का भी वो लोग उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना, ये याद रखिएगा। मनोरंजन के साधन क्या थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चौपर और पासा तो बार बार पूछा गया है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, मछली पकड़ना, शिकार करना और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये इनका था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो लाल होता था उसका रंग और उस पर काले रंग से डिजाइन किया हुआ होता था। आगे लिखा, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। साथ में ये भी जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे की जानकारी थी, टीना की जानकारी थी। तांबा और टीना को मिलाकर के उन्होंने कांसा बनाया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। आगे लिखा, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा होता था। देखिए, हड़प्पा कालीन जो शहर होता था वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता था। एक दुर्ग इलाका होता था और ये ऊंचे स्थलों पे होता था थोड़े से, और इसकी तुलना में एक थोड़े से नीचे स्थल पर जिसको निचला शहर कहा जाता था। निचला शहर। तो ये जो दुर्ग होता था ये चारों ओर से किले से बना करके इस तरह घेरा हुआ होता था और निचला शहर इस तरह घेरा हुआ नहीं होता था। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ का निचला शहर भी इसी तरह दुर्ग से इसी तरह घेरा हुआ होता था। आगे लिखा, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्या प्रोस्टिट्यूशन जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था। पर्दा प्रथा आज भी भारतीय समाज में ग्रामीण इलाकों में है। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, यानी शवों को शवाधान की दो प्रतीक थी, जलाना और उसको दफनाना। तो जो हड़प्पा नामक स्थल था वहाँ उसको दफनाया जाता था और इसीलिए हड़प्पा से कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा नामक जो स्थल है वहाँ से आपको क्या मिला है? कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है और इसको समाधि HR 37 नाम दिया गया है। समाधि HR 37 का नाम दिया गया है। समाधि HR 37 कब्रिस्तान का साक्ष्य। तो अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है तो वह है हड़प्पा नामक स्थल से, और उस जो साक्ष्य मिला उसको क्या नाम दिया गया है? इसे समाधि HR। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि समाधि HR कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके आगे लिखा है कि लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है।
लोथल और कालीबंगा जो स्थल है वहां से खुदाई में युग्म समाधियां, मतलब दो लोगों को एक ही साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। आगे लिखा है संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। संदर्भ सभ्यता का पतन हो गया। आप जानते हैं 1700 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु सभ्यता का जो विकसित स्वरूप था वो खत्म हो गया। सिंधु सभ्यता के पतन होने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन उस सभ्यता के सारे लोग अचानक से मर गए या खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। उसका जो शहरी स्वरूप था वो खत्म हो गया और लोग वहां से हट करके फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके रहने लगे, और ये जो शहरी स्वरूप था वो पूरी तरह खत्म हो गया। और इसके खत्म होने का सबसे प्रभावी कारण लुसेंट में किसको बताया गया? बाढ़ को बताया गया। बाढ़ को बताया गया। आगे लिखा है आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की और कच्ची दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग करते थे। जो आग में पकी हुई मिट्टी जो होती थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। उसके अलावा नीचे में हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसका नाम दिया गया है, वो किस नदी के किनारे है वो दिया गया है, और उसके उत्खनन उस स्थल की खुदाई किन विद्वानों द्वारा की गई वो दिया गया है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, इसकी खुदाई दयाराम सहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। चन्हू दरो यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की थी 1931 ईस्वी में की थी। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीबी लाल एवं बी के थापर ने 1953 ईस्वी में किया था। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खुदाई फजल अहमद ने 1953 में किया था, और यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर है, यह मादर नदी के तट पर है ये, और इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। तो ये आप याद रखिएगा, रंगपुर और रंगनाथ राव। रंगपुर जो स्थल है उसकी खुदाई किसने की थी? रंगनाथ राव। रंगपुर और रंगनाथ राव, और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? गुजरात में है। रोपर सतलज नदी के किनारे इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये पंजाब में है। आलमगीरपुर हमने आपको बताया हिंडन नदी के किनारे मेरठ में है, और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये मेरठ जिले में है। सुदका गेंडोर बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने किया था 1962 ईस्वी में। बनमाली बनमाली रंगोई नदी के तट पर है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यह हरियाणा के हिसार जिला में है। और धौलावीरा की खुदाई भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ये गुजरात के कच्छ जिला में है। तो इस तरह हमने ये लुसेंट में जो सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर दिया गया है इस चैप्टर को हमने समझा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस सीरीज़ को हम और आगे बढ़ाएंगे।